राजनीति का ऐसा कोई दौर नहीं रहा जब भ्रष्टाचार विमर्श के केंद्र में न रहा। सबसे बड़ा मुद्दा याद रखिए, यूपीए 2 के बाद में कितना बड़ा आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा बना। और कहा जाता है कि कांग्रेस का खत्म होना, बीजेपी का सत्ता में आना, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाना जमीन पर, यह बड़ी ताकत साबित हुआ बीजेपी के लिए। अब 2 टेन्योर हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। लगातार विपक्ष की कोशिश है कि भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए, लेकिन क्या भ्रष्टाचार मुद्दा बन पा रहा है? हाँ, अब देखा जाए तो जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जिस तरह से ईडी सीबीआई को लेकर विपक्ष लामबंद होता दिखाई दे रहा है, विपक्षी दलों पर होने वाली कार्रवाइयों का विरोध कर रहा है, उसे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार को केंद्र में लाने की कोशिश हो रही है, इस विमर्श के केंद्र में लाया जा रहा है। लेकिन मामला ज़्यादातर विपक्ष के नेताओं पर दिखाई देता है, तो फिर समस्या होती है कि बीजेपी पर कैसे उठाया जाए। अदानी का मुद्दा उठाया गया। अदानी का मुद्दा इतने पुरजोर तरीके से उठाया गया है कि अब धीरे धीरे सिर्फ कांग्रेस नहीं, अरविंद केजरीवाल हैं, बाकी के तमाम राजनीतिक दल हैं, वो भी लामबंद होकर इस मुद्दे को सत्ता पक्ष के खिलाफ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति अदानी के नाम को जोड़ा जा रहा है, इसका प्रयास किया जा रहा है। अब ये भी गौर करिए कि बीजेपी आती है तो भ्रष्टाचार भागता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की थी और इसके बाद भ्रष्टाचार जो है वो राजनीति के केंद्र में एक बार फिर देखने को मिल रहा है, इस विमर्श के केंद्र में देखने को मिल रहा है। आज़ादी के बाद से ही भारत में भ्रष्टाचार राजनीति में एक बड़ा मुद्दा रहा है और सभी पार्टियां इसे खत्म करने का दावा करती रही हैं। बीजेपी भी इससे अछूती नहीं रही है। पिछले दिनों सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ 14 दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो खुद प्रधानमंत्री मोदी इसके बचाव में उतर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेता एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। कुछ दलों ने भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन छेड़ा हुआ है, लेकिन एक्शन नहीं रुकेगा। प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद विपक्ष ने भी इस बार जोरदार पलटवार कर दिया। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने वॉशिंग मशीन लगाकर बीजेपी पर तंज कसा। ममता ने कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है और दागियों को धुलकर सफेद कर देती है। ममता ने इसका लाइव डेमो भी दिखाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। खड़गे ने कहा कि विपक्ष के 95% नेताओं पर ईडी और सीबीआई का केस दर्ज है, लेकिन जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके दाग धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि बीजेपी में आकर भ्रष्टाचार करो। अब भ्रष्टाचार का वॉशिंग मशीन बीजेपी को कहकर कई विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं। 3 आरोप हैं। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि पिछले 9 साल में ईडी और सीबीआई ने बीजेपी के एक भी बड़े नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कई नेताओं पर पहले केस दर्ज हैं जो फाइलों में खोए हुए हैं। विपक्ष का आरोप है कि कई नेताओं पर पहले सीबीआई और ईडी का एक्शन हुआ, लेकिन जैसे ही नेता बीजेपी में शामिल हुए उन पर कार्रवाई रोक दी गई। बीजेपी में आने वाले नेताओं का भ्रष्टाचार जांच एजेंसी को नहीं दिखता है। विपक्ष का एक और तीसरा आरोप है कि जिन राज्यों में बीजेपी कमज़ोर है वहां पर ईडी, सीबीआई और आईटी को एक्टिव किया जाता है। फिर कई नेताओं को डराया जाता है, डर से जो बीजेपी में जाने को तैयार हो जाते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है। अब इसको समझते हैं। कुछ नाम आपको बताते हैं जो कि विपक्ष ने भी सामने रखे, और आपको वो बड़े नाम बताता हूँ जो बीजेपी में चले गए हैं। आप उनके ऊपर क्या कोई मामले थे और उनको लेकर विपक्ष कई बार हमलावर रहा है। तो बीजेपी में कौन कौन से नेता आए हैं और इन पर कैसी कार्रवाई चल रही थी और क्या उन पर एक्शन रुक गया। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, बहुत चर्चित नाम है अब बीजेपी के तौर पर, लेकिन एक समय पर कांग्रेस में थे। असम कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री रहे हेमंत बिस्वा शर्मा पर शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने उन्हें आरोपी बनाया था। शर्मा पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप सेन से 20 लाख रुपए हर महीने के लिए उन्होंने लिए, जिससे ग्रुप का कामकाज बेहतर तरीके से चल सके। शर्मा ने अंतिम बार सीबीआई के सामने जो पेशी हुई थी, जो पूछताछ हुई थी, वो 27 नवंबर 2014 को हुई थी और हेमंत ने अगस्त 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस का आरोप है कि इसके बाद सीबीआई ने हेमंत की फाइल बंद कर दी और हेमंत बिस्वा शर्मा अभी असम के मुख्यमंत्री हैं, ये भी याद रखें। एक और नाम है शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में कद्दावर मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी से सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ शुरू की थी। उन पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप सेन से फेवर लिया था। शुभेंदु पर बाद में नारद सिंह ऑपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप लगा, जिसकी जांच ईडी ने शुरू की। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि शुभेंदु जब टीएमसी में थे तब जांच एजेंसी उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए वो सारे मामलों में क्लीन चिट पा गए और मिलने लगी है उनको क्लीन चिट, इस तरह का आरोप लगाया गया। 2022 में बंगाल पुलिस ने शुभेंदु के खिलाफ शारदा घोटाले में जांच शुरू की थी। शुभेंदु वर्तमान में बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष हैं।
जितेंद्र तिवारी पश्चिम बंगाल के आसनसोल के कद्दावर नेता हैं। जितेंद्र तिवारी 2021 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। उस वक्त मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने इसका खुलकर विरोध किया था। सुप्रियो ने कहा था कि कोयला चोर और तस्करों को पार्टी में लाने का नुकसान होगा। हालांकि अब तो खुद बाबुल सुप्रियो जो है वो पार्टी छोड़ चुके हैं। सुप्रियो ने फेसबुक पर उस समय पर लिखा था जब वो बीजेपी में थे कि कोल तस्करी केस में सीबीआई की कार्रवाई के बाद कुछ नेता बीजेपी में आने की जुगत लगा रहे हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हालांकि हाईकमान ने तिवारी की एंट्री को हरी झंडी दे दी थी। तृणमूल का आरोप है कि तिवारी कोयला तस्करी में शामिल रहे और उन पर सीबीआई का एक्शन नहीं हो रहा है। नारायण राणे बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि नारायण राणे को भी बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में डालकर पाक साफ कर दिया। राणे अभी मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उन पर आदर्श सोसाइटी मामले में हेरफेर का आरोप भी लगाया था। साल 2012 में सोमैया ने सीबीआई को 1300 पन्नों का एक दस्तावेज भी सौंपा था। साल 2017 में किरीट सोमैया ने ईडी को पत्र लिखकर नारायण राणे की संपत्ति जांच करने की मांग की थी। सोमैया ने कहा था कि राणे मनी लॉन्ड्रिंग कर अपना पैसा सफेद कर रहे हैं। साल 2019 में नारायण राणे बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि राणे को लेकर सीबीआई और ईडी ने जांच रोक दी है। एक और नाम है बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक में बीजेपी का चेहरा बीएस येदियुरप्पा, वो भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे रहे हैं। एक समय पर येदियुरप्पा को इसकी वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक छोड़नी पड़ी थी। येदियुरप्पा पर 2011 में 40 करोड़ रुपए लेकर अवैध खनन को शय देने का आरोप लगा था और लोकायुक्त ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। 2013 के चुनाव में येदियुरप्पा अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, जिससे बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसके बाद येदियुरप्पा की घर वापसी हुई। 2016 में सीबीआई की विशेष अदालत ने येदियुरप्पा को क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में आने के बाद येदियुरप्पा के खिलाफ एजेंसी ने जाँच ठीक ढंग से नहीं की। एक और नाम है प्रवीण डारेकर। महाराष्ट्र में 2009 से 2014 तक मनसे के विधायक रहे प्रवीण डारेकर पर 2015 में मुंबई कोऑपरेटिव बैंक में 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था और बीजेपी ने इस मामले को जोर शोर से उस समय पर उठाया था, जिसके बाद आर्थिक अपराध शाखा को केस की जांच सौंप दी गई थी। 2016 में डारेकर बीजेपी में शामिल हो गए और विधान परिषद पहुंच गए। साल 2022 में आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। डारेकर अभी मुंबई कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। हार्दिक पटेल, ये नाम परिचित है आपके लिए, गुजरात पाटीदार आंदोलन के नेता रहे हार्दिक पटेल। कांग्रेस में आ गए थे लेकिन फिर बीजेपी सरकार के दौरान, अब बात करें थोड़ी पहले की, तो राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था उन पर। हार्दिक को इसकी वजह से तड़ी पार भी रहना पड़ा था। हार्दिक पर 20 केस दर्ज किए गए थे। पटेल गुजरात चुनाव में से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और ये भी कहा जाता है कि बीजेपी को इसका बड़ा फायदा हुआ है इस बार के चुनाव में। कांग्रेस का आरोप है कि राजद्रोह केस में बचने के लिए हार्दिक ने कदम उठाया। हार्दिक अभी बीजेपी के वीरमगाम से विधायक हैं। विपक्ष का कहना है कि इन नामों के अलावा सोवन चटर्जी, यामिनी यादव, भावना गवली जैसे नेताओं पर भी जांच एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि सभी बीजेपी या उनके सहयोगी पार्टियों में चले गए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। क्या कहा गया है उसमें बताएं। कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस समेत 14 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और ईडी एक्शन के खिलाफ याचिकाएं दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों को सिलेक्टिव टारगेट करने के लिए भेजा जाता है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के मुताबिक ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत 2021-22 में 1180 केस दर्ज किए गए और 2019-20 में ये 981 था आंकड़ा। सिंघवी ने कहा कि इस एक्ट के तहत अब तक सिर्फ 23 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का उपयोग किया जाता है। याचिका में गिरफ्तारी और जमानत को लेकर ढील देने की मांग की गई है और कहा गया है कि इसके जरिए सिर्फ विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो ये वॉशिंग मशीन वाली जो बात है, विपक्ष का आरोप है। आप देखिए कि कहीं ना कहीं विपक्ष के जो एक के बाद एक नेता आए सामने, उसमें ये नैरेटिव सेट हुआ कि विपक्ष के नेता ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ ज़्यादा पुख्ता मामले। अब विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी उधर जा रहे हैं उनके खिलाफ जांच पड़ताल नहीं हो रही, इसलिए इन नामों को बार बार सामने रखा जा रहा है। और ममता बनर्जी तो बाकायदा वॉशिंग मशीन के साथ डेमो देती दिखाई दे रही हैं कि इसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार धुल जाते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।